फाइनली ग्रुप ऑफ डेथ की टीम्स का ऑफिशियली डेथ हो चुका है इस टूर्नामेंट। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Savyansh and welcome back to another episode। और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 के राउंड ऑफ 16 के मैच जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने रिव्यू को। अब यार इस मैच को लेके जो हाइप थी और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफी ज्यादा थी और इसके पीछे यार दो रीजंस थे। अगर सबसे पहले रीजन की बात करें तो अगर इस मैच से पहले जो दो राउंड ऑफ 16 के मैचेस हुए थे, यानी कि चाहे हम बात करें स्पेन वर्सेस क्रोएशिया की या फिर हम बात करें फ्रांस वर्सेस स्विट्जरलैंड की, तो मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ था जो उन दोनों मैचेस में नहीं था। मेरे लिए पर इन माय ओपिनियन इस थ्रू आउट द फुटबॉल ईयर मेरे लिए वो दो वन ऑफ द बेस्ट मैचेस रहेंगे इस पूरे इंटायर ईयर में, और शायद से इससे बेटर मैचेस भी आ सकते हैं। चाहे हम बात करें स्पेन वर्सेस क्रोएशिया की हाई स्कोरिंग गेम की या फिर एंडिंग में जाके जो हमने थ्रिलर देखा, और जो हमने देखा स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच जो पेनल्टीज हुई थी और जहां पे स्विट्जरलैंड ने एक्चुअली में मिरेकल परफॉर्म कर दिया, फ्रांस को इस यूरोपियन चैंपियनशिप से एलिमिनेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से यार मेरे ख्याल से इस पूरे मैच को लेके जो फैंस की एक्सपेक्टेशंस थी और जो हाइप थी वो पहले से भी और ज़्यादा थी। अगर बात करें दूसरे रीज़न की तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो दो बड़ी टीम्स थी इन दोनों टीम्स के बीच जो राइवलरी है वो आज की नहीं काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। और उसके बाद ऐसा यार एक रीज़न इसमें ही एड ऑन है कि ऐसा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि और ऐसे बैटिंग ऑड्स में भी ऐसा बताया जा रहा है कि एक्चुअली में ये मैच जो जीत जाएगा उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फाइनल में अपनी जगह बना लेगा और शायद से इवेंचुअली वो इस टूर्नामेंट को जीत जाए। क्योंकि इस मैच के बाद जो भी टीम जीतेगी कहीं ना कहीं इस मैच में चाहे जर्मनी जीते तो अगर वो इंग्लैंड के कंपैरिजन में जो आगे आने वाली टीम्स हैं जो पॉसिबल ओपोनेंट्स हो सकते हैं उसके, तो जो ओपोनेंट्स होंगे वो कंपैरेटिवली इंग्लैंड से थोड़े लोअर हो सकते हैं। बाकी अंडरडॉग्स का टूर्नामेंट कहा जा रहा है जहाँ पे हमने देखा कि पोर्चुगल बाहर हो चुकी है, फ्रांस को स्विट्जरलैंड ने बाहर कर दिया है, इसी के साथ चेक रिपब्लिक ने नेदरलैंड्स को बाहर कर सकते हैं। तो इन दिस गेम नेवर से नेवर, बट ऑन पेपर की बात हो रही है कि ऑन पेपर ओपोनेंट्स इजी मिल सकते हैं। लेकिन यार सबसे पहले बात करते हैं इस मैच में दोनों टीम्स की फॉर्मेशन की और स्टार्ट करते हैं जर्मनी से। अब यार ऑब्वियसली जोचिम लोव की इस पूरी इंटायर टूर्नामेंट में जो उनकी फॉर्मेशन थी, गो टू फॉर्मेशन थी 3-4-2-1, उन्होंने इस मैच में भी इसी फॉर्मेशन को अडेप्ट करा। जहां पे अगर बैक लाइन की बात करें तो वो थे एंटोन रूडिगर, मैट हमर्स, गिंटर। अगर होल्डिंग मिडफील्डर्स की बात करें तो वो लियान गोरेट्स्का थे, टोनी क्रूस थे। अगर विंग बैक्स की बात करें तो वो थे रॉबिन गोसेंस, जोशुआ किमिच। और अगर फ्रंट लाइन की बात करें तो वो थे टीमो वर्नर, काय हैवर्ट्स और थॉमस मुलर। लेकिन हम देख सकते हैं यार इस पूरे स्टार्टिंग 11 में दो मेजर चेंजेस है जो कि मैं देख पा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो जो गुंदोगान है वो बाहर बैठे हैं और उनकी जगह लियोन गोरेट्स्का है। और मेरे मायने में कहीं ना कहीं मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड डिसीजन है, क्योंकि हमने देखा था यार हंगरी के अगेंस्ट में जो कह सकते हैं लियोन गोरेट्स्का की जो परफॉर्मेंस है, और हमें पता है कि गुंडोगान भी एज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, हमने देखा है उनका मैनचेस्टर सिटी के साथ जो कैंपेन है वो कितना सक्सेसफुल रहा है। बट लियोन गोरेट्स्का कहीं ना कहीं टोनी क्रूस के साथ एक जो टू मिडफील्डर पिवट है, उस टू मिडफील्डर के पेयर में जो लियोन गोरेट्स्का की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अनक्वेश्चनेबल है। हमें पता है वो डिफेंसिव कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं वो अटैकिंग में भी उतने ही ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। जहाँ हमने देखा है बायर्न म्यूनिख में वो एज अ सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे भी खेल सकते हैं। तो हमें पता है कि टोनी क्रूस के पास पेस नहीं है, लेकिन उनके पास वो विजन है, वो टेक्निकल ड्रिबलर है, वो कहीं ना कहीं एक जैसे कह सकते हैं ना केविन डी ब्रुयन वाली पासिंग उनके पास है। वहीं लियोन गोरेट्स्का कहीं ना कहीं जर्मनी की टीम को वो फिजिकलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो एक डोमिनेंस, वो एक कहते हैं ना कि मिडफील्ड को जो होल्ड करके रख सकता है वो कहीं ना कहीं ऐसी एक फिगर प्रोवाइड कर सकते हैं। जो दूसरा एक चेंज था जर्मनी की पूरी स्टार्टिंग 11 में वो था टीमो वर्नर इंस्टेड ऑफ सर्ज ग्नैब्री, एंड आई कैन सी व्हाई जोचिम लोव हैज ऑप्टेड फॉर टीमो वर्नर इंस्टेड ऑफ सर्ज ग्नैब्री। अब यार ऑब्वियसली सबको पता है कि जो टीमो वर्नर का जो कैपेबिलिटीज है, क्वालिटीज है इन फ्रंट ऑफ गोल और जो स्टैट्स हैं वो कहीं ना कहीं इतने इंप्रेसिव नहीं है। बट एक जगह जहां पर टीमो वर्नर इंप्रेसिव है वो है कि वो एक्चुअली में जो डिफेंस है उसको सेपरेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही एक रीजन था जो जोचिम लोव सोच रहे थे कि इन दी एंड इट वुड बी टीमो वर्नर जो डिफेंस है उसको सेपरेट करेगा और जो एक्चुअली में ओपनिंग क्रिएट करेगा काय हैवर्ट्स के लिए और थॉमस मुलर के लिए। और हम देखते हैं भी आया कि इस मैच में काफी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे टीमो वर्नर की जो
एक हम कह सकते हैं अटैकिंग पोजिशनिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसने जर्मनी को एक 1-to-1 चांस दिया था। वहीं टीमो वर्नर का जो प्ले स्टाइल था और जो वाइड रन्स थे वो कहीं ना कहीं थॉमस मुलर के लिए और काय हैवर्ट्स के लिए एक ओपनिंग क्रिएट कर रहे थे। और इसी के साथ बात करते हैं इंग्लैंड के फॉर्मेशन की। अब यार जर्मनी के मैचेस को जितना भी मैंने शायद से 1 या 2 मैचेस कवर करे अपने चैनल पे, और मैंने जब भी यार उन मैचेस को कवर किया तो मैंने एक चीज़ हमेशा बोली है कि उन मैचेस का जो हुकुम का इक्का था वो कहीं ना कहीं जर्मनी की फॉर्मेशन में थी। और इस मैच में कहीं ना कहीं मेरे को ये कहना पड़ेगा कि इस मैच का जो स्टार था, जो हुकुम का इक्का जो खेला गया था, वो कहीं ना कहीं खेला गया था इंग्लैंड के मैनेजर गैरेथ साउथगेट से, और वो इंग्लैंड की फॉर्मेशन थी। ऑब्वियसली यार हमने जर्मनी की फॉर्मेशन कितना एक्सपोज कर सकती है सामने वाली टीम को हम सबको पता है, हमने पोर्चुगल वाला मैच, और कहीं ना कहीं इस मैच में पोर्चुगल वाले मैच को मैं काफ़ी बार मेंशन करूँगा क्योंकि डायरेक्ट रेफरेंस है कि क्या मतलब अगर इंग्लैंड ने कितना ही ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कितना ही बड़ा टेक्टिकल मास्टर क्लास खेला है यहाँ पे गैरेथ साउथगेट ने इन कंपैरिजन टू जोचिम लो। तो कहीं ना कहीं अगर इंग्लैंड की फॉर्मेशन की बात करें, जो उनकी ट्रेडिशनल फॉर्मेशन है 4-3-3 और 4-2-3-1, बिल्कुल ही सिस्टम चेंज कर दिया गैरेथ साउथगेट ने यहाँ पे, और ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जर्मनी को उनके ही तरीके से आंसर करने के लिए किया गया था। फॉर्मेशन की बात करें तो 3-4-3 फॉर्मेशन थी, जहाँ पे अगर बैकलाइन की बात करें तो काइल वॉकर थे, जॉन स्टोन्स थे, हैरी मैग्वायर थे। अगर विंग बैक्स की बात करें तो वो थे कैरन ट्रिपियर और ल्यूक शॉ। अगर होल्डिंग मिडफील्डर्स की बात करें तो कैल्विन फिलिप्स, डेक्लन राइस, और अगर फ्रंट थ्री की बात करें तो बुकायो साका, हैरी केन और रहीम स्टर्लिंग। अब यहाँ पे यार 2 बहुत बड़ी चीज़ें थी जो मेरे ख्याल से इस पूरे मैच में एक एडवांटेज, कॉन्स्टेंट एक एडवांटेज दे रही थी इंग्लैंड को जर्मनी के खिलाफ। सबसे पहले तो बात करते हैं सेंटर बैक्स की। अब यार एक्चुअली में चीज़ ये क्या है कि ये जो 3-4-3 फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं ये क्यों इंग्लैंड के लिए काम करी, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अगर देखो यार बैक फोर से अगर इंग्लैंड बैक फोर के साथ जाती तो यानी कि मतलब हैरी मैग्वायर होते या जॉन स्टोन्स होते, और अगर फुल बैक्स पे जाते तो हमें पता है उधर ल्यूक शॉ होता है और इधर या तो इट वॉज ट्रिपियर और इधर इट वॉज काइल वॉकर। कहीं ना कहीं दोनों को ही इंक्लूड करने के लिए ये एक बेस्ट फॉर्मेशन थी, जहाँ पे पता ही जो कीरन ट्रिपियर हैं वो एक विंग से अटैक में कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हमें पता है काइल वॉकर की जो पेस है मेरे ख्याल से वो टीमो वर्नर, काय हैवर्ट्स या थॉमस मुलर कोई भी उनको पेस में बीट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जो थ्रू आउट था इस मैच एक कांस्टेंट अपर हैंड दे रही थी इंग्लैंड को, वो था यार उनके विंग बैक्स। अब हमें पता है कि यार जो ट्रेडिशनल 4-3-3 या 4-2-3-1 फॉर्मेशन में इंग्लैंड खेलती है उसमें जो उनके फुल बैक्स होते हैं उनको पूरी फ्रीडम होती है कि वो आगे जाके अटैक करें, क्योंकि यहाँ पर उनके पास विंग बैक्स थे तो और भी ज़्यादा उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं कहूँगा लाइसेंस मिल गया तो वो अटैक करें। और इस मैच का जो पहला गोल था वो भी एक तरीके से इसी का ही रिजल्ट था कि जो उनको विंग बैक्स की जो फ्रीडम थी। अब यार मैच स्टार्ट होता है और ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि जो जर्मनी का एक ट्रेडिशनल प्ले स्टाइल है फॉर्मेशन को लेके, वो कहीं ना कहीं ये होता है कि उनको गेम अपने हाथ में चाहिए होता है। एक्चुअली वो ऐसा करने में इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि जो उनकी हाई डिफेंसिव लाइन होती है, उसके बाद वो द मेंटालिटी इसकी अपनी जो ओपोनेंट की टीम है उनको उन्हीं के हाथ में बिल्कुल दबा के रखो। हमने देखा भी था कि जैसे मैंने पोर्चुगल वाला जो मैच था जहाँ 4-2 से जर्मनी ने उनको हराया था, मैंने उस मैच में भी इस चीज़ को कवर किया था कि पहले 10-15 मिनट तो एक्चुअली में पोर्चुगल को ये पता ही नहीं चला कि जर्मनी उनके साथ करके आ रही है। वहाँ पर सबसे बड़ी गलती पोर्चुगल की ये रही कि उन्होंने बहुत देरी से रिएक्ट करा, लेकिन पहले 15 मिनट सेम यहाँ पर भी ये सीन होता है। इंग्लैंड का कोई मतलब इंग्लैंड पे बॉल ना के बराबर आ रही थी, जो पूरा कंट्रोल था, पूरा डोमिनेंस था वो जर्मनी का। एक्चुअली में अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं तो इट वाज लाइक कि जो गेम की चाबी थी वो पहले 10-15 मिनट पूरी जर्मनी के हाथ में थी। इट वाज फॉर लाइक अमाउंट 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए कभी अगर इंग्लैंड के पास पोजीशन रहता तो रहता था, और दिस वाज बिकॉज कि जो जर्मनी की एक विदाउट द बॉल जो उनकी टैक्टिक्स थी वो थी प्रेस आफ्टर पोजीशन लॉस। पोजीशन लूज करी विद इन 7 सेकंड के अंदर, 8 सेकंड के अंदर और मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर जर्मनी पोजीशन लेने में वापस से सक्सेसफुल होती थी, बिकॉज इतना ज़्यादा एग्रेसिव प्रेस होता था। और क्योंकि ये सिर्फ इसलिए किया जाता है जिससे जो इंग्लैंड को सेटल होने का बिल्कुल भी टाइम ना मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैं बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इस मैच में कहीं ना कहीं जो पोर्चुगल वाला मैच था उसका रेफरेंस आएगा, यहाँ पर जर्मनी को एक्चुअली में इंग्लैंड ने बीट कर दिया है टैक्टिकल पे। अब यार ऑब्वियसली अगर पोर्चुगल मैच की बात करें तो जब मैंने बताया था कि 15 मिनट तक तो पोर्चुगल को पता ही नहीं चला कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद जहाँ पे गलती उन्होंने ये करी कि जो उनके मैनेजर थे फर्नांडो सैंटोस, उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं करा। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि वो इवेंचुअली सोच रहे थे कि अभी नहीं लेकिन इवेंचुअली
5-10 मिनट के बाद, और ऑब्वियसली 13 मिनट में तो रोनाल्डो ने गोल भी कर दिया था और पोर्चुगल लीड में आ गई थी। तो वो ये सोच रहे थे कि इवेंचुअली जो पोर्चुगल की सिस्टम है वो काम करने लग जाएगी और ये फिगर आउट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गैरेथ साउथगेट ने बहुत क्लेवर उनका डिसीजन था, उनको पता था कि उनको गलती नहीं करनी क्योंकि ऑब्वियसली ग्रुप स्टेज का मैच नहीं है और पहले 15 मिनट में अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो पूरा गेम हाथ से चले जाएगा और नॉकआउट गेम वैसे ही है। तो उन्होंने, क्योंकि फॉर्मेशन ही 3-4-3 जर्मनी को उनके तरीके से आंसर करने के लिए उस एक तरीके से कह सकते हैं काउंटर करने की कोशिश करी और वो सक्सेसफुल भी है। और इसके पीछे का रीज़न यार ये है कि एक्चुअली में जो पूरी फॉर्मेशन है, जो सेटअप था इंग्लैंड का विद पोजीशन, कहीं ना कहीं उसने जर्मनी को उनके ही तरीके से एक आंसर देने में सक्सेसफुल रही। और ये होता है ऐसे यार कि एक्चुअली में हमने देखा 10-15 मिनट तक तो ये सब चलता रहा जो जर्मनी का टोटल डोमिनेंस है, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड इवेंचुअली जो कॉन्फिडेंस था उनका वो धीरे धीरे करके उनके पास आ रहा था। अब अगर मैं आपको इंग्लैंड के टैक्टिकल सेटअप की बात बताऊं तो वो विद पोजीशन कहीं ना कहीं जर्मनी को काफ़ी दिक्कत दे रहा था। वो हो इसलिए रहा था क्योंकि यार ऑब्वियसली 3-4-3 की फॉर्मेशन थी। यहाँ पे हैरी केन ड्रॉप डीप करते हैं विच गिव्स बुकायो साका एंड रहीम स्टर्लिंग अंदर आते हैं 2 स्ट्राइकर की फॉर्मेशन में। कहीं ना कहीं वो 2 स्ट्राइकर बन जाते हैं विद हैरी केन टेकिंग द नंबर 10 पोजीशन। और हमें पता है कि केरन ट्रिपियर और लूक शॉ को तो बिल्कुल एक ऐसा लाइक विंग बैक नाम का है बट एक विंगर की तरह वो एक्ट करते हैं। सो विच एक्चुअली गिव्स अ 5 इंग्लैंड अटैकर्स। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर जर्मनी एक्चुअली में मैं एक्सपोज तो नहीं कहूँगा बट जर्मनी खुद डिफिकल्टी में इसलिए आ रही थी क्योंकि यार अभी पूरे यूरोपियन टूर्नामेंट में हमने देखा है कि जर्मनी का जो एक तरीके से गेम स्टाइल है, हमने देखा है जर्मनी दूसरी टीम के साथ करी थी बट यहाँ पे जब दूसरी टीम ने जर्मनी के साथ उनके तरीके से कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश करी तो मेरे ख्याल से जर्मनी का जो डिफेंस था वो उनको कंटेन करने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रह पाया। और हम देख रहे थे जैसे जो 15 मिनट में जर्मनी का प्रेस था जो उनको विद इन 7-8 सेकंड के अंदर जो बॉल दे रहा था, अब वो भी धीरे धीरे इनइफेक्टिव होता हुआ दिख रहा था। इसी के साथ फर्स्ट हाफ एंड होता है। अब यार फर्स्ट हाफ एंड होने के साथ ही दोनों मैनेजर्स के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि उनको सेकंड हाफ स्टार्ट होने से पहले जो सॉल्व करनी थी। सबसे पहले बात करें अगर इंग्लैंड की, तो यार जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंग्लैंड का सिस्टम वर्क कर रहा था वो यही था कि हैरी केन ड्रॉप डीप कर रहे थे। अब वो वहां पे जाके क्रिएट कर रहे हो ना कर रहे हो, मैं सही बताऊंगा इंग्लैंड इवेंचुअली इस मैच में हैरी केन स्कोर करते हैं। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि हैरी केन स्कोर शीट पे मेरे हिसाब से इंग्लैंड के लिए आज भी हैरी केन काम नहीं करे। इस पूरे टूर्नामेंट पे अभी भी हैरी केन का जो एक तरीके से कहते हैं फॉर्म वो अभी भी नहीं आई है। हमें पता है जो हैरी केन का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा दे सकते हैं बट स्टिल इस मैच में तो मेरे ख्याल से मैं हैरी केन को एक अच्छा परफॉर्मेंस उनकी नहीं मानूंगा। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि हैरी केन की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं कहूँगा डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन उनका जो एक कहूँगा टैक्टिकल पोजीशनिंग थी वो इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा एज दे रही थी जर्मनी के कंपैरिजन में। हैरी केन नंबर 10 की पोजीशन लेते थे विच एक्चुअली गिव्स रहीम स्टर्लिंग और बुकायो साका द चांस टू बी इन द सेंटर, और ये इंग्लैंड को जर्मनी के हाफ में नंबर्स प्रोवाइड कर रही थी। अगर जर्मनी की एक प्रॉब्लम की बात करें तो यार देखो ऐसा नहीं है कि जर्मनी कंटेन नहीं कर पा रही थी या बिल्कुल जर्मनी को पता नहीं चल रहा था कि भाई इंग्लैंड उनके साथ क्या करना चाह रही है, बट क्योंकि ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा था क्योंकि जर्मनी का जो पहले 15 मिनट के अंदर फर्स्ट प्रेस का जो उनका एक तरीके से कहते हैं रूल था वो अब बिल्कुल इनइफेक्टिव होता हुआ दिख रहा था। अब यार लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है मैं कहूँगा कि एक तरीके से हमें पता चलता रहता है कि इस मैच का जो डिसीजन होने वाला है या तो वो जो इस मैच को रिजल्ट आएगा वो या तो दोनों टीम में से किसी एक टीम की टैक्टिकल ब्रिलियंस की वजह से आएगा, सडन टैक्टिकल ब्रिलियंस, और या तो किसी एक टीम की एक कलेक्टिव एरर या फिर इंडिविजुअल एरर का रिजल्ट बन के आएगा। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन होता है इंग्लैंड की तरफ से और जर्मनी की तरफ से। जर्मनी की तरफ से आते हैं सर्ज ग्नैब्री और टीमो वर्नर जाते हैं बाहर। अब इसके पीछे का रीज़न यार वही है जो रीज़न था टीमो वर्नर को एक्चुअली में स्टार्टिंग 11 में लाने का, वही रीज़न बना उनको बाहर करने का। क्योंकि यार देखो मैंने जैसे आपको बताया गोल के आगे इतने क्लिनिकल एक्चुअली में इतने रिसेंट टाइम्स में क्लिनिकल नहीं है टीमो वर्नर, और क्योंकि जो उनको जिस रीज़न की वजह से लाया गया जो डिफेंस को सेपरेट करना था वो अब काम नहीं कर रहा है, और क्योंकि हमें पता है कि सर्ज ग्नैब्री इन कंपैरिजन ऑफ टीमो वर्नर काफ़ी ज़्यादा स्पीड ड्रिबलर हैं, ये इसको कोई मेरे को नहीं लगता है इस बात को कोई डिसएग्री करेगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जर्मनी को थोड़ा अपने प्ले स्टाइल में ट्विक करना था और उन्होंने ट्विक करा सर्ज ग्नैब्री के थ्रू। अगर हम बात करें इंग्लैंड का तो इंग्लैंड की तरफ से यार बुकायो साका बाहर जाते हैं और उनकी जगह आते हैं जैक ग्रिलिश। अब यार जैक ग्रिलिश को लेकर आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं क्या हाइप है, और हम देखते हैं जैसे जैक ग्रिलिश अंदर आते हैं जो स्टेडियम का कह सकते हैं जो क्राउड था वो कितना ज़्यादा चीयर कर रहा था उनको लेके। बट कहीं ना कहीं हम यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रिटिक्स थे वो एक बार फिर से यहाँ पे सवाल खड़े करेंगे क्या एक्चुअली में जैक ग्रिलिश
जो जेडन सैंचो है और मार्कस रैशफोर्ड है उनसे भी बेटर है कहीं ना कहीं इस मैच के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि दोनों मैच में जैक ग्रिलिश का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है और दूसरा गोल तो बिल्कुल ही जैक ग्रिलिश के लेकर ही है, उनकी कंट्रीब्यूशन उसमें 190% उसका ही कंट्रीब्यूशन है जैक ग्रिलिश का। तो कहीं ना कहीं आज के मैच में रिजल्ट भी इंग्लैंड के फेवर में आया है, जैक ग्रिलिश की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आज के मैच की वजह से मेरे ख्याल से गैरेथ साउथगेट बच गए हैं। बट इन फ्यूचर अगर किसी भी मैच में इंग्लैंड की परफॉर्मेंस खराब रहती है तो ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि क्या जेडन सैंचो और मार्कस रैशफोर्ड से भी अच्छा है क्या जैक ग्रिलिश। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो यार ये दो सब्स्टिट्यूशन होते हैं और पहला गोल इस मैच का आता है रहीम स्टर्लिंग का एट द 75th मिनट। अब इस पूरे मैच, अगर इस पूरे गोल का मैं आपको बिल्डअप बताऊं तो एक तरफ है इंग्लैंड का टैक्टिकल मास्टर क्लास और दूसरी तरफ है वो कहीं ना कहीं जर्मनी का फेलियर। यहाँ पर यही होता है कि लुक शो जाते हैं, इट वॉज 5 अटैकिंग प्लेयर्स ऑफ इंग्लैंड और वही होता है कि उसी तरीके से क्योंकि विंग बैक्स एक्चुअली में विंगर्स बन गए थे 3, इट वॉज जैक ग्रिलिश, हैरी केन और रहीम स्टर्लिंग इन दी बॉक्स। वहीं पर ही सिंपल टैप इन रहीम स्टर्लिंग और इसी के साथ पहला गोल इंग्लैंड स्कोर करता है इस मैच में। और हम देखते हैं यार जैसे ही पहला गोल स्कोर करता है वो अर्जेंसी हमें दिखती है जर्मनी की तरफ से कि इक्वलाइज करने के लिए और इवेंचुअली एट द 80th मिनट जर्मनी दे वॉज दिस क्लोज टू इक्वलाइज द गेम। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इट वॉज हार्ड टू बिलीव कि थॉमस मुलर ने यहाँ पर ये शॉट छोड़ दिया और जैसे यार ये शॉट छोड़ा आई वाज लाइक कि जर्मनी के हाथ से ये गेम गया, क्योंकि दीज आर सम अपॉर्चुनिटीज दैट डोंट कम दैट ऑफन। और इसी के साथ मेरे को लगता था कि ये मैच यहीं पर ही जाएगा, क्योंकि यार हम इंग्लैंड के अगर पिछले 3 मैचेस की बात करें इस यूरोपियन चैंपियनशिप में तो उन्होंने 1-0, 1-0, 1-0 की स्कोर लाइन से हराया है। लेकिन यार अभी भी जो इंग्लैंड था वो खत्म नहीं हुआ था और इंग्लैंड इसी के बाद ठीक 5 मिनट बाद एक और गोल स्कोर करता है एंड फाइनली जो इंग्लैंड फैंस इतना वेट कर रहे थे कि हैरी केन एक्चुअली में स्कोर शीट पे आए और हैरी केन इस स्कोर शीट पे आते हैं। इट वाज अ क्लिनिकल हेडर फ्रॉम हैरी केन और इसी के साथ मैच यहीं खत्म होता है इसी स्कोर लाइन के साथ विद इंग्लैंड 2 जर्मनी 0। इंग्लैंड जाता है क्वार्टर फाइनल में और शायद से वो फेस करेगा जो स्वीडन और यूक्रेन के बीच जो जीतेगा और इसी के साथ जर्मनी जाता है बाहर। और हाँ ऑफिशियली अब जो डेथ ग्रुप की टीम्स थी पोर्चुगल, फ्रांस और जर्मनी तीनों इस टूर्नामेंट से बाहर होती है। और यार इसी मैच के खत्म होने के साथ ही जो जर्मनी के जो कोच हैं जोचिम लो उनका एरा भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जो बायर्न म्यूनिख के मैनेजर है हंसी फ्लिक अब इस टूर्नामेंट के बाद वो टेक ओवर कर लेंगे जर्मनी को। तो कहीं ना कहीं मेरे कंक्लूजन में अगर मेरे को कंक्लूड करना पड़े तो मैं इस मैच को कहूँगा एक तरीके से जैसे लोहा लोहे को काटता है। इंग्लैंड ने जर्मनी को उनके ही तरीके से इस मैच में आंसर करा एंड आई वाज सो इम्प्रेसिव विद इंग्लैंड परफॉर्मेंस। बाकी इस मैच के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर इस मैच को लेके कोई सा भी पॉइंट या फिर कोई सी भी इन्फॉर्मेशन मैंने मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं इस मैच को लेके। और अब क्योंकि जो 3 कंटेंडर्स थे जर्मनी, पोर्चुगल और फ्रांस तीनों ही बाहर जा चुके हैं तो इस मैच को लेके और इस पूरे टूर्नामेंट को लेके आपका क्या प्रेडिक्शन रहने वाला है, कौन जीत सकता है? क्योंकि एक बार फिर से अब ये जो टूर्नामेंट की टाइटल रेस है वो वाइड ओपन हो चुकी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ।